भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण करने में असमर्थ रहा तथा सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली ने राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए प्रेरित किया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल बने और उन्होंने भारत के संबंध में कुछ प्रगतिवादी नीतियों को अंगीकृत किया, जैसे 1911 में बंगाल विभाजन की समाप्ति तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। 1913 में श्रीमती एनी बेसेंट के भारत आगमन से भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार होम रूल लीग एनी बेसेंट के भारत आगमन से प्रारंभ हुआ। 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ तथा ब्रिटिश सरकार की फूट डालो तथा राज करो की नीति के कारण काफ़ी धक्का लगा। 1917 में चेम्सफोर्ड को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। भारत मंत्री मॉन्टेस्क्यू के साथ चेम्सफोर्ड ने भारत की यात्रा की। भारत मंत्री मॉन्टेस्क्यू के साथ चेम्सफोर्ड ने भारत की यात्रा की और जुलाई 1918 में दोनों ने एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1918 में चेम्सफोर्ड और मॉन्टेस्क्यू ने एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। प्रथम है, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1919 अधिनियम के द्वारा। द्विसदनात्मक में प्रथम है राज्य परिषद, इसकी संख्या 60 कर दी गई और द्वितीय है केंद्र विधानसभा, इसकी संख्या 140 कर दी गई। दूसरा बिंदु है राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था जो सरकार को निश्चित धनराशि कर के रूप में देते थे। राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होता था जो सरकार को एक निश्चित धनराशि कर के रूप में देते थे और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया, परंतु गवर्नर जनरल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित कर सकते हैं। अगला बिंदु है केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया। जमींदारों तथा भारतीय उद्योगपतियों के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया तथा मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस सभा में दलित वर्ग, एंग्लो इंडियन तथा श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का मनोनयन किया जाता था। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, परंतु इसे भी गवर्नर जनरल 5 वर्ष के पूर्व भी विघटित कर सकते थे। इस अधिनियम द्वारा भारत के 8 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता था। प्रांतीय विधान परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता था और मतदान का अधिकार केवल उन्हीं को दिया गया जो उस क्षेत्र में रहने वाले हों या निश्चित मात्रा में लगान देते हों या स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया गया भू राजस्व देते हों। प्रांतीय विधान परिषदों का गठन
किस आधार पर किया जाता था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता था और मतदान का अधिकार केवल उन्हीं को दिया गया जो उस क्षेत्र के रहने वाले थे। और दूसरा बिंदु है या निश्चित मात्रा में लगान देते थे या स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया गया भू राजस्व देते थे। केवल इन्हीं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। प्रांतीय विधान परिषदों का कार्यकाल 3 वर्ष था, परंतु गवर्नर जनरल इसे बढ़ाया या घटा सकते थे। प्रांतीय विधान परिषदों का कार्यकाल 3 वर्ष था, लेकिन गवर्नर जनरल इसे घटा या बढ़ा सकते थे। मतलब इसके कार्यकाल में वृद्धि कर सकते थे या कम कर सकते थे। इसका अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था। प्रांतीय विधान परिषदों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून बनाने तथा बजट पारित करने का अधिकार था। प्रांतीय विधान परिषदों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार तथा बजट पारित करने का अधिकार दिया गया था। प्रांतीय मंत्रिमंडल को अत्यंत सीमित अधिकार प्रदान किया गया था। प्रांतीय मंत्रिमंडल को बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। 1919 अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। यह एग्जाम में अक्सर आता है।